असफ जहाँ सातवें के नाम से जाने वाले निजाम उल मुल्क मीर उस्मान खान उस रात बेवजह बैठक में आकर अपने तख्त पर तशरीफ रखे हुए थे। निजाम की आंखों के आगे उनके पुरखों के अक्स किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। 172 साल पहले की बात थी। औरंगजेब की मौत के बाद उनके खासम खास रहे मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी हैदराबाद के नायब बने। मीर कमरुद्दीन ने देखा कि कमजोर हो रही मुगल सल्तनत की हुकूमत हैदराबाद के फायदे में नहीं है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से अलग होकर हैदराबाद में उन्होंने एक नया निजाम शुरू किया। आने वाले वक्त में ये निजाम शाही हैदराबाद का कानून और इंसाफ दोनों बन गई। सोच में खोए हुए निजाम का चेहरा जर्द हुआ जा रहा था। होठ नाहक ही फड़फड़ा रहे थे। क्या निजाम शाही के आजिमोशन का फसाने का अंत हमारे नाम के साथ लिखा होगा? कभी तो उनके कानों में उनके पिता असफ जह छठवे की आवाज गूंजती। तुम्हारे वालिद के महज 2 बरस की उम्र में निजाम का ये तख्त संभाला था उस्मान। ये तख्त हमारा तोहफा है। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे रहते असफ जाही को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तो कभी उन्हें पहले असफ जाह की सैकड़ों बार सुनी हुई कहानी अपने सामने दिखाई दी थी। मुगल सल्तनत का सूरज ढलता है तो ढल जाए, हैदराबाद का नूर हम कम नहीं होने देंगे। अब यहाँ मुगलों के बादशाह की हुकूमत नहीं, असफ जाह की निजाम शाही मुकर्रर होगी। हैदराबाद दीन का मुल्क और इंसाफ का निजाम होगा। मुगलों की सल्तनत की शाम ढली और डूब गई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और चली गई। ब्रिटिश राज खड़ा हुआ और कमजोर होकर बिखरने को आया। इस बीच हैदराबाद का निजाम दीन की आवाज बना रहा, लेकिन अब सब कुछ बदलने को था। मीर ओस्मान अली अपने चारों ओर जहां भी देखते वहीं उन्हें गुजरे दौर के राजाओं, नवाबों, राणाओं और दूसरे रसूखदारों के रुआब की कहानियां खत्म होते हुए दिखती थी। ऐसे में अगर किसी ने उन्हें तख्त पर बने रहने की उम्मीद दी थी तो वो बस जिन्ना ही थे। देखो निजाम, अंग्रेज सारी रियासतों को उनके हाल पर ही छोड़ रहे हैं। अब किस रियासत को क्या करना है इसका फैसला उस रियासत की हुकूमत के साथ में होना चाहिए। जिन लोगों ने सदियों से अपनी रियाया को संभाला है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि उनके लिए क्या वाजिब होगा। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी फिलहाल निजाम को अपने दुश्मन नजर आ रहे थे। भारत चाहता है कि मुस्लिमों की आबादी पर हिंदुओं की कांग्रेस का निजाम लागू हो। मुस्लिमों की हुकूमत को हिंदुओं की आबादी के हाथों छीन लिया जाना कोई इंसाफ नहीं है। मुसीबत यह है कि हैदराबाद भारतीय जमीन से घिरा हुआ है। गोवा समंदर से जुड़ा है। अगर गोवा आजाद होता और हैदराबाद का हिस्सा होता तो हैदराबाद को आजाद मुल्क सोचना उतना मुश्किल नहीं होता। अपने बिस्तर में देर रात तक निजाम करवटें बदलते हुए सायों से बातें करते रहे। रात के आखिरी पहर में आखिरकार रात भर से ठहरी हुई नींद अचानक उन पर हावी हो गई। अगली शाम निजाम के दूत बनकर सर अलेक्जेंडर रॉजर्स गोवा की पुर्तगाली सरकार के दबाव में हाजिर थे। गोवा के विदेश मंत्री कायरो डी माटा से उनकी मुलाकात हुई। निजाम ने एक पेशकश के साथ हमें भेजा है। वे चाहते हैं कि गोवा की जो कीमत आप चाहे वो लेकर गोवा को हैदराबाद को दे दे। डिमाटा बहुचक्के थे। सारे गोवा को खरीदने जैसी अजीब बात उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन बजाय रॉजर्स को जवाब देने के पुर्तगाली सूत्रों से यह खबर मैनन और उनके द्वारा सरदार पटेल तक पहुंच गई। रॉजर्स को साफ मना कर दिया गया। पता नहीं निजाम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। गोवा का भारत और हैदराबाद से कोई लेना देना नहीं है। यह पुर्तगाल का हिस्सा है। पुर्तगाल न इसे बेचने में रुचि रखता है न विलय करने में। सुबह का सूरज फिर आसमान पर चढ़ा हुआ था। आज भी देर रात तक जागे निजाम को उठाने की बदतमीजी किसी ने की नहीं थी। निजाम की आंख खुली तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके बैठक में कुछ बड़े मसले उनका इंतजार कर रहे होंगे। जल्दबाजी में निजाम तैयार होकर बैठक में पहुंचे। सर वॉल्टर मॉन्कटन और नवाब छदारी उनका इंतजार करते हुए थक चुके थे। दोनों के अलावा बैठक में कोई भी नहीं था। निजाम को आते देखकर दोनों खड़े हुए। निजाम ने अपनी कुर्सी संभाली। कल रात सियासती मसलों की पेचीदगी ने हमें देर रात तक सोने जो नहीं दिया, लेकिन आप दोनों अकेले? मुझे लगा सारे मामलों पर बात करने के लिए पूरा महकमा ही बुला लाए होंगे हमारे नवाब साहिब। कुछ जरूरी बात है हुजूर। दरअसल मैं और सर वॉल्टर
आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। हाँ, बेशक कहिए। आप ही लोगों की सलाह पर हमारे कदम आगे बढ़ने वाले हैं। निजाम दोनों का मुंह ताक रहे थे। इतने में सर वॉल्टर ने अपनी कुर्सी से आहिस्ता से उठते हुए अपनी जेब से 2 कागज निकाले और निजाम के सामने के टेबल पर रख दिए। ये किस चीज के दस्तावेज है? ये हम दोनों के इस्तीफे हैं। इन्हें कबूल करके आप अपने साथियों को नाराज किए बिना अपना राज चलाते रह सकते हैं। मॉन्कटन और छतारी इतिहाद के तीखे हमले का शिकार हो रहे थे। नतीजतन दोनों ने अपना इस्तीफा सामने रख दिया था। निजाम का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। सर वॉल्टर, आप 1930 से हमें सही रास्ता दिखाते रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भी हैदराबाद के मामले में खुद के बजाय आपकी राय पर भरोसा रखते हैं। और नवाब छतारी, आप हमारे वजीर हैं। कोई वजीर मुश्किल वक्त में अपने फर्ज से मुंह कैसे फेर सकता है? अब भी आप इत्तेहाद को कुछ कहने के बजाय माउंटबेटन का नाम लेकर हमें रोकना चाहते हैं। जिन्ना से उम्मीद रखी है आपने? जिन्ना ने अपना अलग मुल्क बनवा लिया है, आखिर उनकी भी बात सुनने लायक तो है ही। आपको बता दूं कि जिन्ना खुद ही मुझसे कह चुके हैं कि हैदराबाद की पूरी जमीन भारत के अंदर है, इसलिए पाकिस्तान कभी हैदराबाद के चक्कर में भारत की सीमा में घुसने की गलती नहीं करेगा। निजाम का चेहरा लटक गया। पाकिस्तान में मिलने का उनका कोई इरादा नहीं था। ये बात वे जिन्ना के सामने पहले ही साफ कर चुके थे। जिन्ना ने फिर भी उन्हें कहा था कि आजाद हैदराबाद की मांग करने पर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। नवाब छतारी अब तक शांत थे। उनका मन दुखी था। आखिरकार उन्होंने भी अपनी बात रखी। हमारे घरों के सामने ये नारे लग रहे हैं। आपको लगता है कि गद्दार कहे जाने के बाद भी इस बेइज्जती को सहकर हम चुपचाप रहे? कासिम आपके सामने आपकी तरफदारी करता है, लेकिन उसका इरादा सिर्फ खुद को मजबूत करने का है। गली गली में जो बयानबाजी चल रही है, उसमें हमारे साथ साथ आपके नाम भी फहीजत हो रही है। हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर अभी रुक जाइए। हम इत्तेहाद पर लगाम लगाएंगे। हैदराबाद और भारत सरकार के बीच जब तक कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता, तब तक के लिए। निजाम के आगे कुआं और पीछे खाई थी। कासिम रिजवी का साथ भी उन्हें जरूरी था और वे अपने सलाहकारों को भी खोना नहीं चाहते थे। आखिरकार मॉन्कटन के कहे अनुसार निजाम ने एक बयान जारी किया। पिछले कुछ दिनों में गैर सियासती लोगों ने निजाम शाही के फैसले के खिलाफ बेतुकी बातें करने का एक सिलसिला चलाया हुआ है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत निजाम शाही के खिलाफ मानी जाएगी। गैर सियासती लोग इस फरमान को शाही फरमान समझे और अपनी हरकतों से बाज आए। दूसरी तरफ माउंटबेटन को निजाम का एक पत्र मिला, जिसमें निजाम से उसने मॉन्कटन को मनाने की दरख्वास्त की थी। अब माउंटबेटन मॉन्कटन को समझा रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि निजाम जल्दी ही एग्रीमेंट के लिए राजी हो जाएंगे। एग्रीमेंट को इस तरह से तैयार करना होगा जिससे आगे जाकर उन्हें राजी किया जा सके। आप वहां नहीं रहेंगे तो एग्रीमेंट नहीं बन सकेगा। अगर आप एग्रीमेंट होने तक वहां रह सकेंगे तो ही व्यवस्था बनाए रखने का काम ढंग से हो सकेगा। मैं भी नहीं रहूंगा तो भी निजाम एग्रीमेंट लिखने के लिए तो किसी का इंतजाम कर ही लेंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो एग्रीमेंट में जो मांगी होगी वो कासिम रिजवी की होगी। आप ही जानते हैं कि रिजवी के हाथ में ताकत आने का मतलब क्या होगा। माउंटबेटन की दलीलों से मॉन्कटन हैदराबाद को रिजवी से बचाने की अंतिम कोशिश करने को तैयार हो रहे थे। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी माउंटबेटन से संपर्क में थे। देखिए माउंटबेटन, हम हैदराबाद के आगे झुके और निजाम को खास सुविधा दें तो इसका मतलब होगा कि हमारे साथ आने वाली बाकी सभी लोगों को हम गलत संदेश देते हैं। वे सोचेंगे कि विलय की शर्तों को ना मानना उनके लिए भी बेहतर कदम होता। वे सोचेंगे कि उन्हें भी हमें झुकाकर अपने फायदे निकलवाना चाहिए थे। माउंटबेटन ने सरदार के चट्टान से कठोर चेहरे को देखा और वे समझ गए कि सरदार पटेल निजाम के साथ कोई नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन सरदार, निजाम भी दो राहें पर खड़े हैं। हैदराबाद में एक तरफ इत्तेहादुल का जवाब उनके ऊपर है और दूसरी तरफ कम्युनिस्टों का डर है। आपको नहीं लगता हमें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए? वे
गोवा खरीदना चाहते थे। मैंने कल ही लिस्बन में पुर्तगाली सरकार को उन्हें वापस लौटाने को कहा है। उनकी मुसीबत तख्त के लालच से बड़ी कुछ नहीं है। जैसे ही वे विलय के कागज पर साइन करेंगे, वैसे ही उनकी दिक्कत हमारा अपना मसला बन जाएगी। इत्तेहाद और कम्युनिस्टों का क्या? भारतीय पुलिस किसी भी कम्युनिस्ट और इत्तेहाद दल से निपट लेगी। फिलहाल हैदराबाद के मसले को बढ़ना नहीं चाहिए, वरना भारत की सीमा के बीच में होने की वजह से वो पेट के ट्यूमर जैसा बन जाएगा। हमारे सामने अभी जूनागढ़ और कश्मीर के मामले भी उलझे हुए हैं। आपको लगता है कि हैदराबाद इतनी जल्दी इतनी बड़ी दिक्कत बन सकता है? माउंटबेटन की बात सुनकर सरदार पटेल ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी जेब से एक कागज निकालकर उनके आगे रख दिया। माउंटबेटन ने सवालिया नजरों से सरदार पटेल की ओर देखा। हैदराबाद से मिले इनपुट से मुझे पता चला है कि इत्तेहाद गैर मुस्लिम आबादी के बीच आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है। ये अब्दुल रहीम के सीक्रेट नोट की कॉपी है। इससे साफ हो जाता है कि हैदराबाद 2 महीने भारत को आजादी के लिए नहीं दे रहा, बल्कि उतने में भारत के खिलाफ तैयारी कर लेना चाहता है। गोवा को खरीदने की कोशिश भी उसी का हिस्सा थी। एक गहरी सांस भर के सरदार पटेल ने और से माउंटबेटन को देखते हुए अपनी बात दोहराई। निजाम के पास केवल 2 रास्ते हैं, भारत में शामिल होना या फिर जनमत संग्रह। अगर वे जिन्ना या कासिम की बातों में आते हैं तो समझ लीजिए कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। पुराने दोस्तों की सलाह और रजाकारों की पेशकश में से क्या चुना निजाम ने? क्या अंजाम था निजाम का गलत रास्ता चुनने का? भारत की सबसे अमीर और सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के भारत में विलय कहानी, ऑपरेशन पोलो की कहानी